गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ मेरी क्लियर होगी ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज अपन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीएम मोड के लिए। किसके लिए? टीएम मोड के लिए। ठीक है, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टीएम, और ध्यान रखना डोमिनेंट मोड की ही बात करेंगे अपन, TM11 मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है भैया, तो सबसे पहले अगर आपको फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो फील्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो भैया वी नो दैट फील्ड इक्वेशंस आर गिवन बाय, ऑलरेडी अपन डिराइव कर चुके हो सारे। तो टीएम मोड है, टीएम मोड है मतलब एच जेड जीरो रहेगा, ई जेड एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो एच जेड को तो करो जीरो, और ई जेड कहां से आएगा? कहां से आएगा? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। और उसके बाद अपन ने मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके बाकी चीजें निकाली थी। तो ये आता है साइन टी एम एम एन मोड, तो एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, देखो भैया अब बात करेंगे ई एक्स की। तो मैंने आपको कई बार टर्म लिखना सिखा चुका हूं मैं। जो दिया गया अगर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये ई नॉट एक्स, तो ये टर्म बदलेगी, जो कांस्टेंट आएगा वो उसके साथ मिलकर नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो ई नॉट एक्स कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए और साइन एन पाई वाई अपॉन बी एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जे जेड एज इट इज। उसके बाद ई वाई, अब क्या करना है? इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब ई नॉट वाई, इस बार एक्स वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये बन जाएगा cos n पाई y अपॉन बी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। एच एक्स ई वाई के जैसा होता है, तो बस एच नोट एक्स, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि फील्ड इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखी जाती है ना। और नहीं आया तो भैया याद करना सीखो। अब आगे बार बार लिखेंगे, अटेंशन में भी लिखेंगे। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? एच वाई ई एक्स जैसे होगा, यानी कि cos m पाई x अपॉन ए साइन n पाई y अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। हो गई 6 इक्वेशन? हाँ 6 इक्वेशन हो गई। अब बात करेंगे अपन किसके लिए? फॉर डोमिनेंट मोड। तो आपको पता है, क्या पता है कि टीएम मोड में TM10 है, TM01 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच जेड जीरो होता है, ई जेड एग्जिस्ट करता है। अगर एम या एन दोनों में से मैं कोई भी एक जीरो कर दूंगा, कोई भी जीरो कर दूंगा, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो पूरा फील्ड ही जीरो हो गया। अब बाकी जब ये जीरो हो गया तो ये किससे निकलते हैं? इसी से निकलते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो कुल मिला के आप मेरे हिसाब से मेरी बात समझ गए होगे कि डोमिनेंट मोड में 1001 पॉसिबल नहीं है। फॉर डोमिनेंट मोड m और n दोनों 1 होंगे। ठीक है, तो दोनों 1 होंगे तो इनके बराबर में लिख दूं क्या? देखो किस तरीके की इक्वेशन आएंगी। ये हो जाएगा ई जेड इज इक्वल्स टू ई नोट जेड साइन पाई एक्स अपॉन ए और साइन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ई एक्स देखो भैया, ई नोट एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ई वाई मतलब कुछ नहीं कर रहा, बस मैं एम और एन को 1 रखना हो, बस इतना सा काम है। ई वाई, और ये शायद कम से कम 8 नंबर में पूछता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इतनी छोटी सी चीजें। ठीक है, और फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करके बताएंगे। अभी डायग्राम जैसे कल बनाए थे वैसे आज भी बनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई वाई इक्वल्स टू ई नोट वाई साइन पाई एक्स अपॉन ए कॉस पाई वाई अपॉन बी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड।
उसके बाद एच एक्स हो जाएगा एच नॉट एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए कॉस पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, एच एक्स हो गया। उसके बाद एच वाई, एच नॉट वाई कॉस पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, तो ये आपके आ गए फील्ड्स, क्या आ गए फील्ड्स आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा देंगे, ये नोट कर लो एक बार, ठीक है, मतलब डायग्राम बनाना सिखा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नमस्ते रोहित कुमार। हो गया नोट। अब देखो तो भाई फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, देखो EZ से शुरुआत कर लेते हैं, EZ से। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड बनाएंगे यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस है। तो जैसे मान लो मैं दो लाइंस बना लेता हूँ, तो ये एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड वेरिएशन होगा वो इस लाइन पे शो कर दूंगा मैं, और जो वाई के अलोंग साइन पाई एक्स अपॉन ए, तो एक्स एक्स यहाँ पे कितने जीरो, कितने जीरो जीरो, ठीक है, तो साइन जीरो जीरो और साइन पाई भी जीरो है, ध्यान से। तो ई एक्स में एक्स के अलोंग जो डिपेंडेंसी है वो कोस की है, और वाई के अलोंग जो डिपेंडेंसी है वो साइन की है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएशन को बताऊंगा इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर वाई के अलोंग। तो पहले एक्स के अलोंग साइन जैसी डिपेंडेंसी है, तो जब जीरो
ठीक है। तो cos 0 मैक्सिमम, और जब मैं a रखूंगा x इक्वल टू मैक्सिमम a तक हो सकता है, तो cos फाई माइनस का 1 मतलब माइनस में मैक्सिमम, तो ये 0 यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ आएगा। अब यहाँ स्पाइक्स बना दो, यहाँ पे भी 2 ही बनाना है। तो अब देखो cos जैसा ग्राफ आना चाहिए था, cos जैसा ग्राफ आ गया, 0 पर भी प्लस है और a पर माइनस का 1 है, तो देखो जस्ट अपोजिट, अगर इसको ऊपर बना रहे तो इसको नीचे बना दिया मैंने। ठीक है ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस के अलोंग। वाई एक्सेस के अलोंग साइन जैसा वेरिएशन है, तो साइन जैसा वेरिएशन कैसा आएगा, देखो ये रहा, वैसा ही आएगा। ये लो भैया, तो किसका आ गया, ई एक्स का आ गया। ऐसे बताओ आप इन बाकी के बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग बना सकते हो, फिर भी मैं खुद बना रहा हूं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको कष्ट नहीं देंगे भाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। इस बार मैं किसके लिए बना रहा हूँ, नेक्स्ट कौन है, ई वाई बना रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू ऑफ ई वाई। ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन बना ली, ये वाई एक्सिस के अलोंग बना ली। तो ई वाई में देखो एक्स के अलोंग साइन है और वाई के अलोंग कोस है, तो एक्स के अलोंग साइन बनाना है इस बार, साइन, और वाई के अलोंग कोस, तो 0 पर प्लस, और जब y इक्वल टू बी रखोगे तो माइनस, तो मतलब ऐसे, ठीक है। ये किसका आ गया, ई वाई का आ गया। ऐसे हम मुझे किसका बनाना है नेक्स्ट, एच एक्स का बनाना है, तो फ्रंट व्यू ऑफ एच एक्स। ध्यान दीजिए भैया, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना ली लाइन, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बना ली, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एच एक्स में देखो साइन है एक्स के लॉन्ग तो, और वाई के लॉन्ग कोस है, तो एक्स के लॉन्ग तो साइन का ग्राफ और वाई के लॉन्ग कोस का ग्राफ, ठीक है। और स्पाइक अब आप बनाना सीख ही गए हो। ऐसे मैं किसका बना सकता हूँ, एच वाई का बना सकता हूँ। एच वाई में एक्स के लॉन्ग कोस है और वाई के लॉन्ग साइन है, मतलब ऐसा आएगा, तो ई एक्स और एच वाई का एक जैसा आएगा। आप अलग से बनाना एग्जाम में, यहाँ पे भी अलग से बना लो। और ये किसके जैसा आ रहा है, ये इसके जैसा आ रहा है, तो एच एक्स और ई वाई का एक जैसा आ रहा है। और आपको पता है इन दोनों के बीच रिलेशन भी होता है, कुछ कॉन्स्टेंट का फर्क होता है, बाकी दोनों रिलेटेड होते हैं, चाहे तो पन्ने पलट के देख लो। तो इसका एक और बनाना है, एच वाई लिख देना, सेम ऐसा ही बनाना है, उस पर एच वाई लिख देना। तो ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। अच्छा, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बता दें, सारे दोबारा बताएं या फिर ये ई वाई वाले कुछ बताने दोबारा। सारे दोबारा बता दें। देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पहले मैं ई जेड की बात कर रहा हूँ। ई जेड ये रहा, देखो एक्स के लॉन्ग भी वेरिएशन साइन के जैसा है, वाई के लॉन्ग भी वेरिएशन साइन के जैसा है,
एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए हो सकता है, मिनिमम 0, तो 0 रखूंगा तो साइन 0 0, ए रखूंगा तो ए बाई ए 1 हो जाएगा, तो साइन पाई का मतलब 0। इसका मतलब अब ये लाइन एक्स क्या लूंगा ना, तो इस पे वेरिएशन बता रहा हूं मैं। साइन का जैसा ग्राफ है, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, साइन जैसा ग्राफ, ये भी साइन जैसा ही है, y इक्वल टू 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, y इक्वल टू b रखोगे तो भी 0 आएगा, साइन जैसा ग्राफ। ex में देखो, ex में x का वेरिएशन cos के जैसा है, तो cos में जरूर थोड़ी मैं यहां से स्टार्ट करूं, नीचे भी से भी तो कर सकता हूं, क्योंकि भाई cos क्या आता है, cos ऐसे आता है, समझ गया मैं आप कहोगे सर आप ये वाला पार्ट क्यों ले रहे हो, आप यहां से लेके यहां तक वाला भी तो ले सकते हो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, बाउंड्री डिसाइड करेगी। x इक्वल टू 0 रखूंगा तो cos 0 यानी कि प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 मतलब मैंने प्लस से स्टार्ट किया, ऊपर से स्टार्ट किए पीक, और जब यहाँ पे मैं x इक्वल टू ए रखूंगा तो a अपॉन a1, तो कोस पाई माइनस का 1 होता है, तो माइनस में एम्पलीट्यूड जाएगा, और ये कोस का ग्राफ बना दिया मैंने। y की डिपेंडेंसी बिल्कुल साइन के जैसी है, तो साइन जैसा है, साइन कैसा होता है 0 से पाई में, ऐसा ही तो होता है 0 से पाई, 0 से पाई। सेम फिर मैंने देखो ई वाई ये रहा, x की डिपेंडेंसी साइन जैसी है, y की डिपेंडेंसी कोस जैसी है, तो x तो साइन जैसा बनाया और y कोस जैसा बनाया। अब y में जरूर थोड़ी ऐसे ही बने, y में ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे क्यों नहीं बना, लिमिट रखो y इक्वल टू जब 0 रखो तो प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिखाना है मुझे, तो पॉजिटिव दिखा दिया। तो y इक्वल टू b रखोगे तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड आएगा, तो मैंने यहाँ से इस तरफ मोड़ दिया। तो y इक्वल टू b बाई 2 रखोगे तो देखो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू b बाई 2 रखोगे तो b से b पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 0, तो पूरा फील्ड 0, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 0। ठीक है रोहित कुमार, और ऐसे ही अपन ये लिख सकते हैं, और फिर ऐसे ही एच वाई लिख सकते हैं। अगर किसी और को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है चलें आगे, तो अब अपन डोमिनेंट मोड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इजी है ना, अगर आपको फील्ड इक्वेशन पता है और आपको थोड़ा सा पता है साइन और कोस किस तरीके से चेंज होता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो फील्ड्स को। अब अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TM11 मोड इन RWG। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। देखिए भैया, स्टार्ट करते हैं अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से।
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ सी 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर, अच्छा पाई तो कैंसिल हो जाता है, और एन अपॉन बी का होल स्क्वायर और 1/2। तो m और n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसके लिए, डोमिनेंट मोड के लिए। तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा और दूसरी चीज, इफ एयर डाइलेक्ट्रिक ले लूँ मैं, इफ एयर डाइलेक्ट्रिक ले लूँ तो जो आपका म्यू आर और एप्सिलॉन आर है, उन दोनों को मैं कितना ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। तो ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो बेसिकली आई कैन राइट दिस c/2, और ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो ये आ गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। तो कट ऑफ वेव वेक्टर, कट ऑफ वेव नंबर या फिर वेव वेक्टर, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। तो के सी कितना होता है, m पाई अपॉन a का स्क्वायर प्लस n पाई अपॉन b का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, तो यहाँ से m और n 1 रख देना है। तो यह आ जाएगा आपका पाई, पाई बाहर ले लूँ, 1/a² प्लस 1/b² और पावर 1/2। तो कट ऑफ वेव नंबर भी आ गया। कट ऑफ वेव लेंथ, कट ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा टू, मतलब के इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा सी हो जाएगा 2 पाई अपॉन के सी। तो भैया 2 पाई अपॉन के सी ये रहा, पाई और अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b²। पाई से पाई को फ्री कर दो तो लैम्डा सी हो जाएगा 2ab अंडर रूट a² प्लस b²। पता है क्या कैसे किया मैंने, मैंने एलसीएम ले लिया a²b², तो a² प्लस b² ऊपर आ गया, और a²b² अंडर रूट में, तो a भी बच गया, ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ये। तो ये हो गया लैम्डा सी। अब यही जो पैटर्न है आप इनमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। हो गया कट ऑफ वेवलेंथ हो गया। उसके बाद बात करेंगे फेज फैक्टर के, किसकी बात करेंगे, फेज फैक्टर। तो फेज फैक्टर बीटा जी आपको भी पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब आप क्या करना है, आपको ओमेगा एज इट इज रखना है। अगर एयर डाइलेक्ट्रिक ले लूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/c, और यहाँ से 1 माइनस एफ स्क्वायर, और एफ सी स्क्वायर कितना है, ये रहा। तो मतलब c²/4 स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² अपॉन a² b² होल पावर 1/2। तो आई होप कि दिख रहा होगा, बाकी देखते हैं। तो फेज फैक्टर तक हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे गाइड वेलोसिटी की। तो गाइड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन बीटा जी। ओमेगा अपॉन बीटा जी, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सी ऊपर चला जाएगा, वैल्यू नीचे रह जाएगी। तो आगे अपन कर देंगे, एक बार यहाँ तक नोट कर लो। और ये फॉर्मूले अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं दोबारा से जो है आपको अच्छे से बता दूंगा। हो सकता है कि आपको फिलहाल लग रहा हो कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया, ठीक है।
चलें क्या भाई आगे? देखो, गाइड वेलोसिटी, और बेसिकली ये जो गाइड वेलोसिटी होती है फेज वेलोसिटी होती है इन वेव गाइड, फेज वेलोसिटी इन वेव गाइड, ठीक है। तो वी जी से डिनोट करते हैं अपन इसको, और ये होता है ओमेगा अपॉन बीटा जी। आपको पता है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सी और डिवाइडेड में आ जाएगा 1 - सी। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं क्या, सी ए बी अपॉन 2f सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2f ए और बी और इसका होल स्क्वायर। मतलब कुछ जाना पहचाना लगेगा आपका, जैसे अपन ये वैल्यू एफ सी की है, एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर है ना, जाना पहचाना थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस जेड कितना होता है, नीटा अंडर रूट 1 - एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो एफ सी की वैल्यू रखनी है, काम खत्म। एफ सी हटा दिया क्या अपन ने, चलो वो रहा ना एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर, ये रहा सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab और फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर। तो यहाँ क्या आपका क्या, वेव इम्पिडेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कमेंट में बताना उसका जवाब, हाँ या ना बता देना बस आप तो, कि क्या अपन वेव गाइड का जो यूज है, वेव गाइड का जो यूज है वो एज ए फिल्टर कर सकते हैं क्या? फिल्टर समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर पड़े होंगे ना कभी, एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कौन सा फिल्टर बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, मतलब किस तरीके से काम करे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि क्या वेवगाइड एज अ फिल्टर काम कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कौन से फिल्टर की तरह काम कर सकता है, और आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हाँ यार ये फिल्टर की तरह काम करता है। हाँ कर सकता है। कौन से फिल्टर की तरह काम कर सकता है, हाई पास फिल्टर की तरह काम कर सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कोई भी वेवगाइड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की अगर कोई ईएम वेव है उसी को पास करता है, उससे कम को पास नहीं करेगा, अटेन्यूएट हो जाएगी वो, ठीक है। और अब आपको पता है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ए और बी पे डिपेंड करती है। तो अपने को जिस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का पास कराना है, जिससे कम रोकना है, अपन उस हिसाब से उसके डायमेंशन सेट कर सकते हैं। तो अपन उस हिसाब से क्या बना सकते हैं, वेवगाइड बना सकते हैं। तो वेवगाइड को एक हाई पास फिल्टर की तरह काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो
तो ये पूछा जा सकता है, तो इसका क्या आंसर होगा वो मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। और समझ में भी मेरे हिसाब से तो आपको आ गया होगा पहले ही, बाकी दोबारा समझा रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नोट डाल लो भाई 2000 का, ठीक है। हाँ देखो, रेक्टेंगुलर वेवगाइड या फिर वेवगाइड, जरूरी नहीं आप सिर्फ रेक्टेंगुलर लिखो, सिर्फ वेवगाइड भी लग सकते हो। कैन एक्ट्स एज ए हाई पास फिल्टर, हाई पास filter, because we know that EM wave with lower frequency than cutoff frequency, get attenuated and only EM wave having frequency higher than cutoff frequency propagate through waveguide without power loss. So during the construction of waveguide, by choosing डायमेंशंस, यानी कि जो आप डायमेंशन चूज करते थे ना ए क्रॉस बी, आपको पता कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है, तो अगर आप इनको चेंज करोगे तो आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको जितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ला सकते हो इनके हिसाब से। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? जितनी फ्रीक्वेंसी तक आपको वेव रोकनी है। जैसे मान लो आपको तो 200 मेगाहर्ट्ज तक रोकना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का वेवगाइड ले सकते हो, उसमें ए और बी इस तरीके से चूज कर सकते हो कि जो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो 205 मेगाहर्ट्ज हो जाए, तो क्या करेगा, इससे कम वाले को सबको रोक देगा, इससे ज्यादा वालों को पास होने देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बाय चूजिंग डायमेंशंस इन सच अ वे दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवगाइड बी डिजायरेबल लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो जिसकी अपनी जरूरत है उसकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बन जाए, उससे कम की रोक देगा ये, उससे ज्यादा की को पास होने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका वेव गाइड है वो एक हाई पास फिल्टर की तरह काम में लिया जा सकता है। तो ये नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। ठीक है, कल अपन अटेन्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे तो वापस इक्वेशंस जो है अपने बीच में रुकेंगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कल से अपन अटेन्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। अटेन्यूएशन डाइलेक्ट्रिक की वजह से हो सकता है, कंडक्टिंग वॉल की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अपन जो दोनों टाइप के जो अटेन्यूएशन है उन सबको अपन पढ़ेंगे, उनके जो फॉर्मूले होंगे वो डिराइव करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
अरे हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है भाई।